अगेंस्ट द गॉड्स के एक और नए शानदार नॉवल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सु हाओरान घबराहट में आ गया। वो बोला वो बस एक बेवकूफ लड़की है। मैंने नहीं सोचा था कि सु हैंगशान इतनी जरूरी चीज उसे दे देगा। मैं अभी एनवॉय चिल्लाया, बस तुम सब बेकार कचरा हो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई जब उसने चारों तरफ के खाली बांस के जंगल की तरफ कहा, हमारे लोगों को काम पर लगाओ। सबवे कंट्री के हर सेक्ट और इंपीरियल फैमिली को मजबूर करो। पूरे देश के बॉर्डर्स सील कर दो। मुझे सु लिंगअप पकड़ी हुई चाहिए, भले ही तुम्हें जमीन ही क्यों न खोदनी पड़े। अगर वो जिंदा है तो मेरे सामने लाओ, अगर वो मर चुकी है तो उसकी लाश लाओ। बांस के जंगल की छिपी हुई परछाइयों से हाँ में आवाज गूंजी। अब आगे एक पूरा महीना हो चुका था जब से स्वानिवान वेंटियन ने डेमन इंपीरियल सिटी पर हमला किया था, लेकिन शहर पर छाई हुई वो अंधेरी तनाव भरी हवा अब तक गायब नहीं हुई थी। इस दौरान इल्यूजरी डेमन रियल्म के हर कोने से बहुत सारे एक्सपर्ट्स कैपिटल में आ गए थे। साथ ही ज्यादातर लोग और सेक्स चुपचाप शहर छोड़कर भाग गए थे। लेकिन लिटिल डेमन एम्प्रेस ने साफ हुक्म दिया था कि जो भी भागना चाहे उन्हें रोका या उनमें दखल नहीं दिया जाएगा। सुबह सुबह के बिल्कुल पहले पहले के समय यूनचे डेमन इंपीरियल पैलेस से यून फैमिली के घर लौट रहा था। जैसे ही वो घर के गेट पर पहुंचा, उसकी मुलाकात यून किंगहोंग से हुई, जो खुद भी अभी घर वापस आ रहे थे। यूनचे ने पूछा कि क्या उनके फादर, ग्रैंडफादर और बाकी सब के साथ मिलकर ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन की तैयारी कर रहे थे। बाप बेटे दोनों फैमिली गेट के बिल्कुल ऊपर हवा में ही रुक गए। यून किंगहोंग ने सिर हिलाकर कहा, पहले डीमन एम्परर के छोड़े हुए ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन काफी ज्यादा गहरा है। पिछली बार जब हमने इसे जल्दी जल्दी एक्टिवेट किया था तब भी ये स्वानिवान वेंटियन को काफी देर तक रोक पाया था। तो इस बार स्वानिवान वेंटियन के वापस आने से पहले हम पूरी जान लगा रहे हैं कि ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन अपनी पूरी पावर पर काम करे। आगे का सब कुछ बस हेवन की मर्जी पर है। यूनचे ने सिर हिला दिया। फादर, सीधी बात बोलूं तो अगर ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन बैरियर ही है जो स्वानिवान वेंटियन को डेमन इंपीरियल सिटी के अंदर आने से रोकेगी, तो चाहे वो हमें 1 साल से ज्यादा भी रोक ले, फायदा क्या है? बस हमारी मौत थोड़ी देर के लिए टल जाएगी। ऊपर से स्वानिवान वेंटियन चाहे तो डेमन इंपीरियल सिटी को कुछ देर के लिए छोड़कर इल्यूजरी डेमन रियल्म के बाकी हिस्सों को तबाह कर सकता है। यून किंगहोंग ने लंबी सांस भरकर कहा, मैं इस बात से अनजान नहीं हूं, लेकिन सिर्फ लिटिल डेमन एम्प्रेस ही उसका मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड भी उसके सामने टिक नहीं पाएगी। तो इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? आखिरी सांस तक झुंझना फिर भी बेहाल होकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है। यूनचे ने गंभीर आवाज में पूछा, फादर, अगर हमारे पास ये ऑप्शन हो कि हम इल्यूजरी डेमन रियल्म से भाग सकते हैं और ये भी पक्का हो कि स्वानिवान वेंटियन हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा, तो क्या आप और मदर इस चीज के लिए तैयार होंगे? यून किंगहोंग ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा, फिर पूछा कि क्या लिटिल डेमन एम्प्रेस यूनचे के साथ इल्यूजरी डेमन रियल्म छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाएगी? यूनचे के पास जवाब ही नहीं बचा। यून किंगहोंग ने बात जारी रखी, मेरी समझ के हिसाब से लिटिल डेमन एम्प्रेस कभी ये नहीं करेगी और मेरी भी यही सोच है। यून किंगहोंग के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आया, जो बिल्कुल भी जबरदस्ती या बेदली वाला नहीं लग रहा था। यून किंगहोंग समझाने लगा, इस दुनिया में बहुत सी चीजें अपनी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेरे लिए भी और लिटिल डेमन एम्प्रेस के लिए भी। अगर तुम उसे जबरदस्ती यहां से ले जाओगे तो उसके लिए ये मौत से भी ज्यादा बुरी चीज होगी। तुम्हारी मदर और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। हम सब ने अपनी आंखों से स्वानिवान वेंटियन का डर देखा है और अभी भी हम उसका मुकाबला करने और उससे निपटने का तरीका ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा। उसकी आंखें सख्त हो गई। लेकिन चेर, तुम्हारे लिए बात अलग है, तुम्हें जाना ही होगा। हम यहां इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि हम बेवकूफ या जिद्दी नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे हमें हर हाल में बचाना है। लेकिन तुम्हारे केस में अगर तुमने यहां रुकने का फैसला किया तो यह सिर्फ बेसोच ही नहीं, बल्कि बहुत ही बेवकूफी भरा फैसला होगा। मुझे पूरा यकीन है कि लिटिल डेमन एम्प्रेस तुमसे इस बारे में पहले ही बात कर चुकी है और तुम इस बारे में अच्छी तरह से जानते हो। यूनचे बहुत देर तक चुप रहा। यून किंगहोंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कल हम योंगन के फर्स्ट मंथ का सेलिब्रेशन रख रहे हैं। उसके ग्रैंडफादर होने के नाते ये सब कुछ अपने हाथ से अरेंज करना मेरा फर्ज है, तो अगली 2 दिन के लिए इन बड़ी बातों को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं। चेर, तुम भी आना और बाद में हमें हेल्प करना।
युनचे ने उदास सी आवाज में हाँ कर दी। युन किंगहोंग चला गया, लेकिन युनचे वहीं पर काफी देर तक खड़ा रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें ठंडी पड़ने लगी और वो चुपचाप दोनों हाथ कस के बंद कर लेने लगा। लगता है मुझे सुआन्युआन वेंटियन को मारना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जरूर। युनचे ने गहरी सांस ली। उसके दिल में एक धुंधला सा फैसला बनने लगा। उसने युन फैमिली के घर की तरफ देखा और जैसे ही वो कोर्टयार्ड में उतरने ही वाला था, अचानक उसका पूरा जिस्म जोर से हिल गया और उसकी प्रोफाउंड वेंस के अंदर से अचानक एक अंधेरी डरावनी ऑरा फूट पड़ी। इससे एक ऐसी दर्दनाक तकलीफ फैली जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती थी। क्या ये? सियाओ लिंगशी कोर्टयार्ड से बाहर आई। जैसे ही उसने युनचे को अपने ऊपर हवा में फ्लोट करता हुआ देखा, उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वो खुशी से चिल्लाई, पूछती हुई कि सिस्टर कांग युए और शुएर कहाँ है और वो उसके साथ वापस क्यों नहीं आई। उसने थोड़ी नाक सिकोड़ी और उसके होठों पर हल्का सा बच्चासा सा प्यारा सा गुस्सा आ गया जो उसके दिल की जलन को दिखाता था। लेकिन बात खत्म करते ही उसे एहसास हुआ कि युनचे ने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। सियाओ लिंगशी ने हल्की सी चीख मारी और जैसे ही वो पूछने वाली थी कि क्या हुआ, उसने देखा कि युनचे अचानक आसमान से नीचे जैसे गिर पड़ा हो, जमीन पर जोर से टकराया। वो जमीन पर लिपट गया, पूरा जिस्म कांप रहा था और उसका चेहरा दर्द से थरथराता बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था। सियाओ लिंगशी के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज तुरंत जमीन पर फेंक दी और घबराहट में भागकर युनचे की तरफ दौड़ी, रोते हुए पूछती हुई कि उसे क्या हो गया। जैसे जैसे सियाओ लिंगशी की आवाज करीब आती गई, युनचे के बचे खुचे होश ने उसे एक कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाने दिया। फिर एक नर्म कोमल प्रोफाउंड एनर्जी ने सियाओ लिंगशी को जोर से दूर धकेल दिया। युनचे ने दर्द से कराहते हुए कहा, यहां मत आओ। काली एनर्जी जिसे वो दबा नहीं पा रहा था, उसके जिस्म से बाहर निकलकर ऊपर हवा में उठने लगी और इससे युनचे का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। सियाओ लिंगशी का दिमाग बिल्कुल खाली सा हो गया। वो डर के मारे हिल गई और रोती हुई आवाज में चीखने लगी कि कोई जल्दी से आए और लिटिल चे को बचा ले। पूरी युन फैमिली तुरंत इस हंगामे से अलर्ट हो गई। पास ही का सियाओ युन तूफानी हवा की तरह भागता हुआ आ पहुंचा। जैसे ही उसने युनचे की हालत देखी, उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और उसने घबराहट में पूछा कि बिग ब्रदर को क्या हो रहा है। जैसे ही सियाओ युन युनचे के करीब जाने वाला था, पीछे से युन किंगहोंग की सख्त चीख आई कि वो युनचे को हाथ न लगाए। इस पर सियाओ युन तुरंत वहीं जम गया। युन किंगहोंग और मू यूरो दौड़ते हुए वहां आए और युन फैमिली के बहुत से एल्डर्स और डिसाइपल्स भी खबर मिलते ही उनके पीछे पीछे आ गए। उन्होंने युनचे की हालत देखी और उसके जिस्म से निकलती काली एनर्जी को देखा तो सब लोग वहीं सन्नी रह गए। सिर्फ एक नजर में ही युन किंगहोंग समझ गया कि युनचे की अभी की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे एक महीना पहले थी। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली से वापस आने के बाद युनचे ने अभी तक उसे ये नहीं बताया था कि उस दिन क्या हुआ था और युन किंगहोंग ने भी उसके पीछे नहीं पड़ा था। वो तो यही समझ रहा था कि युनचे पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि युनचे फिर से बिल्कुल उसी हालत में आ जाएगा। मू यूरो का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो पूछने लगी कि चेयर को क्या हो गया। अगर युन किंगहोंग उसका हाथ कस के न पकड़ रहा होता तो वो अब तक सारी सावधानी भूलकर उसके पास भाग चुकी होती। युन किंगहोंग का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए बोला कि कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा और तुरंत हुक्म दिया कि यूनेर जाकर लिटिल डीमन एम्प्रेस को अभी के अभी सब कुछ बताए। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, ऊपर आसमान में एक एनर्जी एक्सप्लोजन की गरज सी गूंजी। लिटिल डीमन एम्प्रेस और फैंग सुएर ने कांग युए को साथ लेकर बहुत तेज रफ्तार से वहां की तरफ फ्लाइट ली। पहले तो वो इतनी जल्दी में नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने अचानक एक डरावनी डेविलिश एनर्जी महसूस की और ये डेविलिश एनर्जी सुआन्युआन वेंटियन की नहीं थी, बल्कि ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसे डेविलिश एनर्जी एक महीना पहले युनचे से निकली थी। इसलिए वो लोग शौक और डर से कांपते हुए अपनी पूरी स्पीड से उड़कर आ गए। फैंग सुएर घबराहट से बिल्कुल बेहाल हो गई और दौड़कर युनचे के पास आई। उसका जिस्म जो काली एनर्जी से लिपटा हुआ था, उसे जमीन से उठा लिया। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने कांग युए को नीचे रखा और बहुत सीरियस टोन में बोली, युनचे, तुरंत अपने ध्यान को एक जगह जमाओ और प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क को समन करो। हम अभी के अभी गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली जा रहे हैं। अभी जो हालत युनचे की थी उसे कोई भी समझ नहीं सकता था। सिर्फ डेविल एनर्जी का किसी के जिस्म में घुस जाना ही खुद में बहुत डरावना होता है,
लेकिन यहां तो डेविल एनर्जी खुद यूनचे के जिस्म के अंदर से ही फूट रही थी। अगर कोई और होता तो उसे दर्द में तड़पने का मौका भी नहीं मिलता, वो तो एक पल में ही मर चुका होता। यूनचे मुश्किल से कोई लफ्ज समझ पा रहा था, लेकिन अपनी मजबूत विल की वजह से वो प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क को समन करने में कामयाब हो गया और उसने सही से कोऑर्डिनेट्स भी सेट कर दिए ताकि वो सीधा गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के एंट्रेंस पर जा सके। स्पेस को एक पल में चीर कर आर्क ने जंप लिया और लिटिल डीमन एम्प्रेस ने यूनचे को उठाकर फिर से गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के अंदर ले गई। पिछली बार यूनचे ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन सब लोग यही समझ रहे थे कि उसकी हालत का रीजन वो डेविल एनर्जी थी जो सुआन्युआन वेंटियन से लड़ाई के दौरान उसके जिस्म में घुस गई थी, जो अब अचानक भड़क उठी थी। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ये डेविलिश एनर्जी असल में यूनचे के जिस्म के अंदर से ही आ रही है। लेकिन इस बार दोनों को बहुत जोर से महसूस हो रहा था कि कुछ तो बहुत गलत है। एक महीने बाद जब वो फिर से गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के अंदर आए तो दोनों को बहुत क्लियरली महसूस हुआ कि यहाँ की फायर ऑरा पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। पहले जो गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के वॉल्केनोज थे वो लगातार और बहुत ही वायलेंट तरीके से फट रहे थे। हर जगह उबलती हुई लावा और फ्लेम का समंदर दिखाई देता था। लेकिन आज उन वॉल्केनोज में से लगभग आधे सो चुके थे और लावा और फ्लेम का समंदर पहले से काफी सुस्त दिख रहा था। लेकिन अभी उनमें से किसी की भी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इन अजीब बदलावों पर ध्यान दे सके। उन्होंने यूनचे को उठाया और पूरी स्पीड से गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के एंड की तरफ ले गए। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने स्कारलेट आसमान की तरफ देखकर चीखा, इल्यूजरी डीमन रियल्म की एम्प्रेस हुआन काई गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड से मिलने की विनती करती है। मैं विनती करती हूं कि गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड हमारे सामने प्रकट हो। लिटिल डीमन एम्प्रेस बार बार पुकार लगाती रही, लेकिन हर बार जवाब सिर्फ भारी खामोशी थी। 10 से ज्यादा बार पुकारने के बाद ही आसमान में गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट की आवाज गूंजी, जो गुस्से से पूछ रही थी कि हुआन काई फिर से इस नोबल वन के आराम में खलल क्यों डाल रही है। फैंग सुएर ने घबराहट में कहा, गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट, ये बिग ब्रदर यून है। उनके जिस्म पर जो डेविल एनर्जी पिछली बार आई थी वो फिर से आ गई है, तो मैं आपसे विनती करती हूं कि आप उनकी जान बचा लीजिए। लिटिल डीमन एम्प्रेस और फैंग सुएर दोनों को क्लियरली महसूस हुआ कि उनके आसपास का स्पेस अचानक से तंग सा हो गया है। क्लैंग, ऊपर आसमान में गोल्डन क्रो की आंखें आखिर खुल गई। उन आंखों से निकलने वाली तेज लाइट ने स्कारलेट आसमान को भी धीरे से डल गोल्ड बना दिया। उन आंखों की गोल्डन लाइट सीधा यूनचे के जिस्म पर जाकर पड़ी और कुछ पल की खामोशी के बाद गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में एक गहरी लंबी सी सांस की आवाज गूंज उठी। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने हुक्म दिया, तुम दोनों यहां से चले जाओ। अगले 10 दिन तक कोई भी यहां कदम नहीं रखेगा। लिटिल डीमन एम्प्रेस के चेहरे पर घबराहट छा गई। वो डरा हुआ सा पूछने लगी कि 10 दिन क्यों और यूनचे को आखिर हुआ क्या है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक गोल्डन लाइट ने उसे पूरा ढक लिया और अगले ही पल उसने लिटिल डीमन एम्प्रेस और फैंग सुएर दोनों को गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली की दुनिया से बाहर धकेल दिया। आसमान में एक लंबी चीख की आवाज गूंज उठी। स्कारलेट गोल्डन आंखें अचानक से पूरी तरह खुल गई और स्कारलेट गोल्डन फ्लेम आसमान से टूटकर मीटियर्स की बारिश की तरह नीचे गिरने लगी। यूनचे को गोल्डन फ्लेम्स के समंदर में ढक लिया। गोल्डन क्रो की वायलेंट फ्लेम्स ने धीरे धीरे उस काली एनर्जी को दबाना शुरू किया। यूनचे के जिस्म पर पड़ रहा प्रेशर हल्का होने लगा और वो मुश्किल से सीधा बैठने लगा, अपना ध्यान एक जगह जमाने लगा। उसने गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट की बेहद शक्तिशाली पावर को अपने जिस्म में एब्जॉर्ब और गाइड करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके चेहरे का कालापन कम होने लगा। उसका चेहरा वापस नॉर्मल रंग में आता गया। उसकी सांसें भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट की आवाज यूनचे के कानों में गूंजी, सिर्फ एक छोटा सा महीना ही तो हुआ है, फिर भी डेविल ओरिजिन ऑर्ब का सील इतनी जल्दी कैसे टूट गया और फिर से इतनी तेजी से भड़क कैसे उठा। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, इस नोबल वन ने अब रीजन ढूंढ लिया है। तुम्हारे दिल पर एक और बहुत भारी इमोशनल बोझ है जिसकी वजह से तुम्हारे दिल पर ताला पड़ गया है। तुम अंदर ही अंदर पूरा वक्त गम में डूबे रहे हो और इसने डेविल ओरिजिन ऑर्ब की पावर के बढ़ने की स्पीड को और तेज कर दिया है। यूनचे ने धीमी आवाज में पूछा, क्या गम भी डेविल ओरिजिन ऑर्ब को अफेक्ट कर सकता है? गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने समझाया, गम भी गुस्से, लालच और नफरत की तरह ही है। ये सब नेगेटिव इमोशंस होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस डेविल ओरिजिन ऑर्ब की पावर की जागने की प्रोसेस को हिला देते हैं और उसे और तेज कर देते हैं।
इस नोबल वन ने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंसेस और टेम्परामेंट वाले इंसान के दिल में इतना बड़ा इमोशनल नॉट बन सकता है। यूनचे बस कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ चुप हो गया। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने कहा कि लगता है यूनचे ने वो मेमोरी फ्रैगमेंट देख लिया है जो उसके मास्टर ने उसके लिए छोड़ा था। जब 3 महीने पहले गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने यूनचे की मेमोरी स्कैन की थी, तब उसे जैस्मिन का छोड़ा हुआ मेमोरी फ्रैगमेंट भी देखने को मिल गया था। इसलिए उसे वो मैसेज पहले से पता था जो जैस्मिन ने यूनचे के लिए छोड़ा था, उससे पहले ही कि यूनचे खुद उसे देखता। यूनचे को इस बात पर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। उसने हल्की सी आवाज में कहा, इंसान इंसान इसलिए होते हैं क्योंकि उनके सब इमोशंस और डिजायर्स पूरे होते हैं। मेरा दिमाग जानता है कि मुझे इतना गम में डूबा नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं ये बात मान ही नहीं पा रहा कि मैंने अपनी लिटिल फेरी को खो दिया, और हमारा बच्चा भी। मुझे खुद नहीं पता मैं कब तक सच में इस सब को एक्सेप्ट कर पाऊंगा। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने कहा, यही तो इंसानों की सबसे ज्यादा बेकार और कमजोर बात है। अगर कोई और होता तो इस नोबल वन के लिए उसकी ये मेमोरी फोर्सफुली सील कर देना मुश्किल नहीं होता, लेकिन तुम्हारी अभी की सोल स्ट्रेंथ के सामने इस नोबल वन के लिए भी अब तुम्हारी मेमोरीज में जबरदस्ती हस्तक्षेप करना मुमकिन नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हारे जिस्म के अंदर जो डेविल ओरिजिन ऑर्ब है उसका सील सिर्फ टूट ही नहीं गया, बल्कि इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा हिंसा से खोटा। इस नोबल वन की बची खुची पावर से मैं इसे बस मुश्किल से फोर्स करके दबा सकती हूं, लेकिन अगर मुझे इसे दोबारा सील करना है तो सिर्फ बहुत ज्यादा टाइम ही नहीं बल्कि सी ऑफ डेथ की मदद भी चाहिए होगी। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने हुक्म दिया, अगले 10 दिन तक तुम्हें हर वक्त सी ऑफ डेथ के अंदर ही रहना होगा। तुम एक पल के लिए भी उससे बाहर नहीं आ सकते। आसमान से एक गोल्डन लाइट नीचे आई, यूनचे को उठाकर एक पल में बेहद सी ऑफ डेथ के अंदर डाल दिया। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने धीमी सांस लेकर कहा, जब वो अपनी आखिरी डिवाइन पावर सी ऑफ डेथ में डाल रही थी। जब बात यहां तक आ ही गई है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। तो चलो, जो कुछ कर सकते हैं अपनी पूरी कोशिश करके देख लेते हैं। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने बोला था कि 10 दिन लगेंगे, पर 16 दिन तक जान तोड़ कोशिश करने के बाद ही डेविल ओरिजिन ऑर्ब को मुश्किल से यूनचे के बॉडी के अंदर दोबारा सील किया जा सका। ये गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट की अपनी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा था। यूनचे का बॉडी सचमुच एक मॉन्स्टर था। ईविल गॉड की प्रोफाउंड वेंस, फीनिक्स का ब्लड, ड्रैगन गॉड का ब्लड, गोल्डन क्रो का ब्लड, रेज गॉड की स्ट्रेंथ और सिरियस की पावर, सब कुछ बिना किसी रिजेक्शन के एकदम परफेक्ट तरीके से एक साथ जुड़ गया था। ऐसे बॉडी के अंदर डेविल ओरिजिन और बिल्कुल बेलॉजिक स्पीड से ग्रो हो रहा था। यूनचे सी ऑफ डेथ से बाहर आया, लेकिन उसे तुरंत फील हो गया कि कुछ गड़बड़ है। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली पूरी तरह चुप थी। सारे वॉल्केनो सोए हुए थे, फ्लेम्स फीकी और कमजोर हो चुकी थी। सी ऑफ डेथ की वो अनंत फ्लेम्स भी डार्क हो गई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मरने के करीब पड़ी हुई जानवर की आखिरी सांसें। ऊपर आसमान में गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट की गोल्डन आंखें उसको देख रही थी, लेकिन उसका डिवाइन प्रेशर अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम लग रहा था। यूनचे ने फिर से उसकी जान बचाने के लिए गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट का शुक्रिया अदा किया। उसके दिल में बहुत उलझी हुई फीलिंग्स चल रही थी। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ठंडी आवाज में बोली, इस नोबल वन ने पहले भी कहा था, ऐसे बेकार शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। जो काम इस नोबल वन को करना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो काम इस नोबल वन नहीं करना चाहती उसे कोई मजबूर भी नहीं कर सकता। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने आगे कहा, अब जब तुम ठीक हो गए हो तो जल्दी से यहां से निकल जाओ। इस नोबल वन के पास वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर मेन अभी भी सोई नहीं तो ये दुनिया कभी भी टूट सकती है। लेकिन याद रखना, अपने दिल में जो ये नॉट बांध रखी है ना, इसे जल्दी से खोलना पड़ेगा, वरना तुम्हारे बॉडी के अंदर जो डेविल ओरिजिन ऑर्ब है वो कभी भी टूट कर बाहर निकल सकता है। यूनचे फिर भी तुरंत नहीं गया। वो शांत रहकर गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट से पूछता है कि क्या वो उसके एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दे सकती है। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट चुप हो गई, बस इंतजार करने लगी। यूनचे की आवाज और एक्सप्रेशन दोनों अजीब सी शांति से भरे हुए थे जब उसने पूछा कि उसके पास कितना वक्त बचा है। हवा अचानक भारी सी हो गई और आसमान में बनी वो गोल्डन आंख काफी देर तक चुप रही। फिर धीरे से गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने पूछा कि क्या वो सच में ये जानना चाहता है, ये समझाते हुए कि अपनी खुद की मौत की तारीख जानना खुद मौत से भी ज्यादा डरावनी चीज होती है। यूनचे ने सीधे कह दिया कि उसे ये जानना ही है। उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी।
गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने बिल्कुल सीधा जवाब दिया कि उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। यूनचे की पलकें धीरे से बंद हुई। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, सोचता हुआ कि 1 महीना उसके अपने अंदाजे से ज्यादा अलग नहीं था। अगली बार जब डेविल ओरिजिन ऑर्ब की एनर्जी कंट्रोल से बाहर जाएगी, वही उसकी मौत का दिन होगा। वो खुद पर ही थोड़ी कड़वी सी हंसी हंसा, बोलता हुआ कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो यूनचे आखिर में एक बेजान चीज की वजह से मरेगा। उसका एक हिस्सा अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने समझाया, ये आखिरी बार है जब इस नोबल वन तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम्हारे बॉडी के अंदर जो डेविल ओरिजिन ऑर्ब है वो लगातार बढ़ रहा है। अगली बार जब वो कंट्रोल से बाहर जाएगा, तो चाहे इस नोबल वन की पूरी स्ट्रेंथ वापस आ भी जाए और मैं आज जैसी कमजोर हालत में न भी रहूं, फिर भी उसे दोबारा सील कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। अभी इस नोबल वन ने अपनी बची हुई लगभग सारी स्ट्रेंथ उसे सील करने में खर्च कर दी है, लेकिन ये सील सिर्फ तकरीबन 1 महीने तक ही टिक पाएगी। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने जोर देकर कहा, इसीलिए बेहतर होगा तुम जल्दी यहां से निकल जाओ और अच्छे से सोचो कि अपने इस आखिरी महीने में तुम क्या करना चाहते हो। यूनचे कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक उसने गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट से पूछा कि जब उसे पता है कि उसके बॉडी में डेविल ओरिजिन ऑर्ब है जिसे बचाया नहीं जा सकता और वो वैसे भी मरने के लिए ही लिखा जा चुका है, तो फिर भी वो क्यों अपनी इतनी बची हुई स्ट्रेंथ उसको बचाने में लगा रही है। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने ठंडी आवाज में जवाब दिया कि बस इसलिए क्योंकि वो ऐसा करना चाहती है, सिर्फ इतना ही। यूनचे चुप हो गया। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट बोली, जब इस नोबल वन ने कुछ वक्त पहले तुम्हारी मेमोरीज देखी थी, तो मैं तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे एक्सपीरियंस देखकर वाकई हैरान रह गई थी। तुम एक परफेक्ट सक्सेसर थे, इसीलिए इस नोबल वन ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। लेकिन सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर तुम पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ेगी जिसे इस नोबल वन भी नहीं संभाल सकती। इस प्लेन पर भी ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें बचा सके, लेकिन तुम फिर भी आखिरकार वो आदमी हो जिसे इस नोबल वन ने खुद चुना। चाहे ये चोंच गलत ही क्यों न निकली हो, फिर भी इसे आखिरी तक निभाना ही पड़ेगा। उसका हर लफ्ज गहरी शान और जिद से भरा हुआ था। यूनचे की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई। उसने पूछा कि अगर वो जबरदस्ती इविल गॉड का 5वां रियल्म हेडिस ओपन करे, तो क्या उसके पास सुआनिवान वेंटियन को मार देने का कोई चांस होगा। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट जोर से हंस पड़ी, बोली कि यह सवाल काफी अच्छा है। यूनचे ने बताया कि उसने गोल्डन क्रो की कुछ मेमोरीज इनहेरिट की होंगी, तो उसे इविल गॉड की स्ट्रेंथ का अंदाजा आम लोगों से ज्यादा होना चाहिए। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने धीमी भारी आवाज में कहा, नहीं, इस नोबल वन को भी इविल गॉड की स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा नहीं पता, लेकिन जिस स्ट्रेंथ के साथ तुमने मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के खिलाफ जबरदस्ती रंबलिंग हेवन ओपन किया था, अगर तुम हेडीज ओपन कर पाए तो हो सकता है तुम वाकई सुआनिवान वेंटियन को जबरदस्ती मार पाओ। यूनचे की आंखें हैरानी से पूरी खुल गई। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने चेतावनी दी, लेकिन यह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अगर तुमने जबरदस्ती हेडीज ओपन किया तो उसका नतीजा शायद मौत नहीं होगा, बल्कि पक्की मौत होगी, चाहे वो सिर्फ 1-2 पल के लिए ही क्यों न हो। जब तुमने मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन से लड़ाई की थी, तुमने जबरदस्ती रंबलिंग हेवन ओपन करके उसे सत्म तो कर दिया था, लेकिन अगर तुम्हारी मास्टर ने उस वक्त जबरदस्ती इविल गॉड का रियल्म क्लोज न किया होता, तो तुम वही तुरंत मर चुके होते। अब तुम्हारी स्ट्रेंथ उस टाइम से कई गुना ज्यादा है, लेकिन तुम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 पल के लिए रंबलिंग हेवन की पावर हैंडल कर सकते हो। अगर तुमने हेडीज जबरदस्ती ओपन किया, तो जिस पल तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ रिलीज होगी, तुम्हारा बॉडी तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और बचने का एक भी चांस नहीं रहेगा। यूनचे धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। उसके दोनों हाथ कसके बंद हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर न निराशा थी न डर। उल्टा उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसमें थोड़ी सी जंगली सी सख्ती थी, जैसे कह रहा हो, जब गोल्डन क्रो ने कहा है कि पॉसिबिलिटी है, तो मतलब पॉसिबिलिटी है। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने पूछा कि क्या उसकी बात का मतलब ये माना जाए कि वो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। यूनचे धीमी हंसी के साथ बोला कि जब वैसे भी उसे मरना ही है, तो फिर दाव न लगाने का क्या मतलब। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट खुलकर हंस पड़ी। जो आदमी कुछ ही दिनों में मरने वाला है, वो ये सोचने के बजाय कि उसकी जिंदगी कितनी दुख भरी है, उल्टा ये सोच रहा है कि और ज्यादा दुख भरे तरीके से कैसे मरे। वाकई इस नोबल वन ने गलत इंसान नहीं चुना और न ही गलत इंसान को बचाया। तुम्हारी ये दहकती हुई ईमानदारी और इरादा तुम्हारे अंदर बहता गोल्डन क्रो का ब्लड और गोल्डन क्रो का सोल के बिल्कुल लायक है।
गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने घोषणा की, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो इस नोबल वन का तुम्हें रोकने का कोई इरादा नहीं। तुम्हें तुरंत प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट वापस लौट जाना चाहिए। तुम जानते हो कि सुआनिवान वेंटिन के बॉडी में जो डेविलिश ब्लड है वो रोज थोड़ा थोड़ा जाग रहा है और उसकी स्ट्रेंथ भी हर दिन बढ़ रही है। जितनी देर तुम लगाओगे तुम्हारी मौत उतनी ही पक्की होती जाएगी। अगर तुम वाकई उसे खत्म कर पाए तो पूरा इल्यूजरी डीमन रियल्म तुम्हारी वजह से बच जाएगा और तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। युनचे ने धीमी आवाज में कहा कि उसे सब समझ आ गया, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा वक्त चाहिए, शायद 2 या 3 दिन। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने बेपरवाह अंदाज में पूछा कि क्या यह सब उसके आखिरी अलविदा के लिए है। युनचे ने माना कि हाँ, एक हिस्सा तो उसी के लिए है, लेकिन एक और काम भी बाकी है। वो मुड़कर दूर की तरफ देखने लगा। उसकी नजर धीरे धीरे धुंधली हो गई। उसके दिल में 2 धुंधली सी शक्लें उठीं जो धीरे धीरे ज्यादा साफ होती गई और फिर आखिर में वो दोनों एक ही शक्ल में जुड़ गईं। युनचे की आवाज नरम हो गई, जैसे वो अपने सपने को याद कर रहा हो। जब उसने समझाया कि वो एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट वापस जाना चाहता है, लिंगर से मिलने। वो ये जानना चाहता था कि 6 साल पहले जो उसने देखा और झेला वो सपना था या सच। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ठंडी आवाज में बोली कि जब वो मरने का फैसला कर चुका है तो उसे मिलने का क्या फायदा। युनचे हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला कि दूर से एक नजर देख लेना भी काफी है। अगर वो सपना नहीं था और वो वाकई लिंगर ही थी तो फिर चाहे वो मर भी जाए वो थोड़ा ज्यादा सुकून से मर पाएगा। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने पूछा कि वो कब जाने का इरादा रखता है, याद दिलाते हुए कि एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट इल्यूजरी डीमन रियल्म से लाखों करोड़ किलोमीटर दूर है। युनचे ने बिना झिझक तुरंत जवाब दिया कि वो अभी के अभी जाएगा। वो न लिटिल डीमन एम्प्रेस से न अपने माँ बाप से अलविदा बोलेगा। इससे बस उनकी चिंता और बढ़ेगी। अगर एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट वाली लिंगर सिर्फ एक सपना निकली तो वो अपनी उम्मीद छोड़ देगा, लेकिन अगर वो सच में लिंगर ही हुई तो वो अपनी एक पुरानी इच्छा पूरी करेगा, फिर लौटकर अपना बाकी बचा हुआ वक्त उनके साथ गुजारेगा। उसके बाद वो अपनी जान देकर सुआनिवान वेंटिन को भी अपने साथ जहन्नुम में खींच ले जाएगा। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क के पास इतनी बची हुई पावर थी कि वो सिर्फ एक बार एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट का आना जाना कर सकता था। युनचे की अभी वाली हालत के लिए एक ही बार काफी थी। स्पेशल ट्रांसफर सिर्फ एक पल में खत्म हो गया। युनचे एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट पर कदम रख चुका था। उसके इमोशंस पूरी तरह हिल चुके थे। अनगिनत यादें उसके दिमाग में लहरों की तरह टकराने लगी। उसका मास्टर, उसकी लिंगर, इस दुनिया में 2 जन्मों तक उसके साथ जो कुछ हुआ, सब कुछ। वो एक ऊंची पहाड़ी के किनारे खड़ा था। उसका दिल झटके से भर गया। ये ग्रैंडविक माउंटेन थी। जैस्मिन ने सिर्फ जनरल जगह नहीं बल्कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट उसके अंदर इम्प्रिंट किया था। ग्रैंडविक क्लैन जहां सुलिंगर रहती थी, इसी पहाड़ के नीचे था। अपने उछलते हुए दिल को शांत न कर पाते हुए युनचे तुरंत नीचे उतर गया। ग्रैंडविक माउंटेन के बेस पर एक जेड ग्रीन जंगल फैला हुआ था। जैसे ही वो अंदर घुसा उसके कदम धीरे हो गए। 6 साल पहले उस सपने जैसी लगती दुनिया में यही जगह भी एक जंगल था जहां सुलिंगर उसे बहुत खुशी खुशी कूदते फुदकते ले आई थी। ये उसकी फेवरेट जगह थी। अगर सब कुछ सच था तो इस जंगल के दूसरे किनारे पर ही उसका ग्रैंडविक क्लैन होना चाहिए था। उसके कदम हल्का हो गए, जैसे वो हवा को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हो। वो पूरी ताकत से लिंगर से मिलना चाहता था, लेकिन साथ ही इस बात से भी डर रहा था कि कहीं ये सब सिर्फ एक सपना ही ना निकले। जंगल अजीब तरीके से खामोश था। न कोई हरकत, न लोगों का, न जानवरों का कोई निशान। वो अचानक रुक गया। घने जंगल के बीच एक छोटा सा खाली हिस्सा था जहां एक बैम्बू का घर बना हुआ था। घर छोटा, सिंपल और पुराना सा था। सारे बैम्बू अब पीले पड़ चुके थे। युनचे की आंखें धुंधली हो गई। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और उस दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया जो पहले से ही बंद नहीं था। अंदर एक छोटा सा बैम्बू का बेड था और बैम्बू की ही एक छोटी सी टेबल। उसका कांपता हुआ हाथ बेड पर गया। वो सिंपल था लेकिन मजबूत। दबाने पर हल्की सी चीख की आवाज आई। जर्रा भर भी धूल नहीं थी। ऊपर एक गोल सा छेद था जिससे रात को चांदनी सीधे अंदर गिरती होगी। 6 साल तक बैम्बू पीला पड़ गया था, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं बदला था। घर क्लियरली ध्यान से संभाला गया था। कहीं भी टूट फूट नहीं थी। युनचे का दिमाग बिल्कुल क्रैश हो गया। उसकी नजर धुंधली हो गई। इमोशंस पूरी तरह उलझ गए। सोल तक कांपने लगा।
जैस्मिन ने कितनी बार उसे बताया था कि 6 साल पहले जो इल्यूजन था वो बिल्कुल इल्यूजन नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल में शक था। वो इतनी परफेक्ट सपने जैसी सच्चाई पर यकीन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो ये उम्मीद करने से भी डरता था कि शायद वो हमेशा के लिए खो चुकी लिंगर को फिर से गले लगा सके। लेकिन ये जंगल और वो बैम्बू का घर जो उसने सु लिंगर के लिए बनाया था साबित कर रहे थे 6 साल पहले जो कुछ हुआ था वो सपना नहीं, हकीकत थी। युनचे चीख उठा, लिंगर, लिंगर, लिंगर। वो पागलों की तरह बाहर दौड़ा, ग्रैंडवे क्लैन की डायरेक्शन में उसका नाम पुकारते हुए। जैसे जैसे वो तेज भागा, रास्ते में अनेक बैम्बू गिरते गए। जैसे ही वो आसमान में कूदने को था, हवा के साथ एक अजीब सा तेज गंदा सा स्मेल आया, सड़े हुए लाशों की बदबू। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।